Data that are discussed in this video are taken from annual report, presentation, and call transcript available on NSE and BSE website. Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. वेलकम टू RGX रिसर्च बिगनर इन्वेस्टर सीरीज। आज हम इंडियन एनबीएफसी सेक्टर का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 2 में हमने MSME, हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, व्हीकल फाइनेंस डीप डाइव, रेवेन्यू मॉडल, कॉस्ट स्ट्रक्चर और कैपिटल एडिक्वेसी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझे। अब पार्ट 3 में हम एनबीएफसी सेक्टर को मार्केट प्लेयर्स, रेगुलेशन, रिस्क फ्रेमवर्क और वैल्यूएशन एंगल से समझेंगे। हम देखेंगे कि लार्ज एनबीएफसी प्लेयर्स कौन हैं, व्हीकल फाइनेंस और गोल्ड लोन मार्केट में कंपटीशन कैसा है, आरबीआई रेगुलेशन सेक्टर को कैसे शेप करता है और एनबीएफसीज को प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे वैल्यू क्यों किया जाता है। इस पार्ट में फोकस रहेगा फंडिंग स्टेबिलिटी, एसेट क्वालिटी, क्रेडिट साइकिल, रेगुलेशन, वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव पे। चलिए शुरू करते हैं इंडियन एनबीएफसी सेक्टर पार्ट 3। अब लार्ज एनबीएफसी प्लेयर समझते हैं। इंडियन एनबीएफसी मार्केट में हर लार्ज प्लेयर की पोजीशनिंग अलग है। बजाज फाइनेंस इंडिया का लार्ज कंज्यूमर फाइनेंस एनबीएफसी है, जिसका प्रोडक्ट रिटेल, कमर्शियल और एसएमई सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाइड है। श्रीराम फाइनेंस यूज्ड कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में मार्केट लीडर है और अब रिटेल प्रेजेंस भी एक्सपैंड कर रहा है। टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप का फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो कंज्यूमर लोन्स, कमर्शियल फाइनेंस और वेल्थ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है। इसका फोकस टू व्हीलर लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और पर्सनल लोन्स पे है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सेगमेंट का डोमिनेंट प्लेयर है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग रूरल और सेमी अर्बन ब्रांच नेटवर्क है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि एनबीएफसी सेक्टर में सभी प्लेयर्स एक जैसे नहीं हैं। किसी की स्ट्रेंथ कंज्यूमर फाइनेंस में है, किसी की व्हीकल फाइनेंस में, किसी की गोल्ड लोन्स में और किसी की डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब व्हीकल फाइनेंस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप समझते हैं। व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट में अलग अलग प्लेयर्स की अलग अलग स्ट्रेंथ है। श्रीराम फाइनेंस यूज्ड कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में डोमिनेट करता है विद अराउंड 30% मार्केट शेयर। इसकी पोजीशनिंग यूज्ड सीवी स्पेशलिस्ट की है, जहां व्हीकल वैल्यूएशन, रिकवरी नेटवर्क और कस्टमर अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ट्रैक्टर और यूटिलिटी व्हीकल फाइनेंसिंग में स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इसका फोकस रूरल और सेमी अर्बन मार्केट से जुड़ा हुआ है, जहां ट्रैक्टर्स और यूवी डिमांड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सुंदरम फाइनेंस कमर्शियल व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है, विद स्पेशल फोकस ऑन साउथ इंडिया। इस स्लाइड की मेन लर्निंग है कि व्हीकल फाइनेंस मार्केट में कंपटीशन ब्रॉड है, लेकिन हर कंपनी की नीश अलग है। श्रीराम यूज्ड सीवी में स्ट्रॉन्ग है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ट्रैक्टर और यूवी में, और सुंदरम फाइनेंस सीवी प्लस इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में। अब गोल्ड लोन मार्केट लीडर समझते हैं। गोल्ड लोन एनबीएफसी स्पेस में मुथूट फाइनेंस और मनपुरम फाइनेंस दो मेजर प्लेयर्स हैं। मुथूट फाइनेंस मार्केट लीडर है विद 5200 प्लस ब्रांचेस। कंपनी का लोन बुक 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। साउथ इंडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है और एलटीवी जनरली 65 to 70% रेंज में रहता है। इसका जीएनपीए कंसिस्टेंटली 2% से नीचे रहा है, जो एसेट क्वालिटी डिसिप्लिन दिखाता है। मनपुरम फाइनेंस सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है विद 4000 प्लस ब्रांचेस। कंपनी गोल्ड लोन के साथ माइक्रो फाइनेंस वर्टिकल, नॉर्थ और वेस्ट इंडिया एक्सपेंशन, डिजिटल गोल्ड लोन इनिशिएटिव्स और व्हीकल फाइनेंस डाइवर्सिफिकेशन पे भी फोकस कर रही है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि गोल्ड लोन मार्केट में ब्रांच नेटवर्क, कंजर्वेटिव एलटीवी, एसेट क्वालिटी और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्केट शेयर बाय सेगमेंट में हर लेंडिंग एरिया में अलग प्लेयर स्ट्रॉन्ग है। हाउसिंग फाइनेंस में बैंक्स आगे हैं विथ अराउंड 65% मार्केट शेयर। इसका मेन रीजन है बैंक्स का लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स और बैंक्स जैसी सिमिलर रेगुलेशन सपोर्ट। कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में एनबीएफसीज स्ट्रॉन्ग है विथ अराउंड 63% मार्केट शेयर। यहाँ व्हीकल समझ, क्रेडिट असेसमेंट, रिकवरी नेटवर्क ज़्यादा काम आती है। माइक्रो फाइनेंस में भी एनबीएफसीज आगे हैं विथ अराउंड 75% मार्केट शेयर। ये रूरल और सेमी अर्बन कस्टमर्स को सर्व करते हैं, जहां नॉर्मल बैंकिंग रीच अभी लिमिटेड हो सकती है। पर्सनल लोन्स में मार्केट बैलेंस्ड है। बैंक्स के पास अराउंड 55% शेयर है और एनबीएफसीज के पास अराउंड 45% शेयर। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से एनबीएफसीज इस सेगमेंट में धीरे धीरे शेयर गेन कर रहे हैं। मेन पॉइंट ये है कि हर सेगमेंट में वही लेंडर स्ट्रॉन्ग बनता है जिसके पास लो फंडिंग कॉस्ट, बेटर क्रेडिट चेकिंग
और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो। कंपेटिटिव एडवांटेज मैट्रिक्स में बैंक्स और एनबीएफसीज की अलग अलग स्ट्रेंथ्स दिखती हैं। हाउसिंग फाइनेंस में बैंक्स को लो कॉस्ट ऑफ फंड्स का फ़ायदा मिलता है, जबकि एनबीएफसीज फ्लेक्सिबल लोन चेकिंग की वजह से कुछ कस्टमर्स को बेटर सर्व कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में बैंक्स की प्रेजेंस लिमिटेड होती है, लेकिन एनबीएफसीज कस्टमर रिलेशनशिप और व्हीकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग काम करते हैं। गोल्ड लोन्स में बैंक्स लिमिटेड है, जबकि एनबीएफसीज के पास गोल्ड वैल्यूएशन और ब्रांच नेटवर्क की स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज होती है। एमएसएमई लेंडिंग में बैंक्स को स्केल का फ़ायदा मिलता है, लेकिन एनबीएफसीज नीश सेगमेंट्स को ज़्यादा क्लोजली समझते हैं। माइक्रो फाइनेंस में बैंक्स को फंडिंग एडवांटेज मिलता है, पर एनबीएफसीज की लास्ट माइल रीच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मेन पॉइंट ये है कि एनबीएफसीज उन सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं जहां कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबल लेंडिंग और कलेक्शन नेटवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेक्टर कंसोलिडेशन ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग और वीक प्लेयर्स के बीच गैप बढ़ता दिखता है। स्ट्रॉन्ग एनबीएफसीज जिनकी बैलेंस शीट हेल्दी है, फंडिंग सोर्सेज डाइवर्सिफाइड हैं और कलेक्शन नेटवर्क बेहतर है, वे वीकर प्लेयर्स से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। इसे फ्लाइट टू क्वालिटी कहा जाता है, मतलब इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और कस्टमर्स ज़्यादा भरोसा उन कंपनीज पे करते हैं जिनकी फंडिंग स्टेबल है और एसेट क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है। वीक प्लेयर्स के एग्जिट ड्राइवर्स भी क्लियर हैं। आईएल एंड एफएस क्राइसिस के बाद फंडिंग चैलेंजेस बढ़े, कई स्मॉल प्लेयर्स ग्रोथ के लिए कैपिटल रेज नहीं कर पाए, रेगुलेशन फॉलो करने की कॉस्ट बढ़ी, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बढ़ी और एसेट क्वालिटी प्रेशर ने वीकर कंपनीज को और कमज़ोर किया। मेन पॉइंट ये है कि एनबीएफसी सेक्टर में कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के फेवर में काम कर रहा है। आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एनबीएफसीज के लिए सेफ्टी और डिसिप्लिन सेट करता है। पहला पॉइंट है स्केल बेस्ड रेगुलेशन। इसमें एनबीएफसीज को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है: बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। कंपनी जितनी बड़ी और सिस्टम के लिए जितनी इंपॉर्टेंट होती है, उस पर रेगुलेशन उतना ही स्ट्रिक्ट होता जाता है। दूसरा पॉइंट है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। एनबीएफसीज को मिनिमम 15% CRAR मेंटेन करना होता है, जिसमें 10% टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट शामिल है। अपर लेयर एनबीएफसीज के लिए कैपिटल रूल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखे जाते हैं, ताकि रिस्क एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बेटर रहे। तीसरा पॉइंट है प्रोविजनिंग स्टैंडर्ड्स। एनपीए को 90 डेज के बाद बैड लोन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है और लोन जितना ज़्यादा ओवरड्यू होता है, प्रोविजन रिक्वायरमेंट भी उतनी बढ़ती जाती है। मेन पॉइंट ये है कि आरबीआई रेगुलेशन एनबीएफसी सेक्टर को सेफर, बेटर कैपिटलाइज्ड और मोर ट्रांसपेरेंट बनाता है। लिक्विडिटी और एएलएम रिस्क एनबीएफसी सेक्टर का क्रिटिकल रिस्क एरिया है। आईएल एंड एफएस डिफॉल्ट ने 2018 में ये दिखाया कि वीक फंडिंग मॉडल कितना डेंजरस हो सकता है। उस समय प्रॉब्लम ये थी कि कई एनबीएफसीज शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर से पैसा उठा रहे थे, लेकिन लोन्स लॉन्ग टर्म नेचर के थे, यानी पैसा जल्दी रीपे करना था, लेकिन लोन रिकवरी धीरे धीरे आ रही थी। इसी मिसमैच को एएलएम रिस्क कहा जाता है। क्राइसिस के बाद आरबीआई ने रूल्स टाइटर किए। अब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मजबूत रखना पड़ता है, कमर्शियल पेपर बोरोइंग पे लिमिट्स रखी गई हैं, एएलएम मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो गई हैं और फंडिंग सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी हो गया है। मेन पॉइंट यह है कि एनबीएफसी में लोन ग्रोथ तभी सेफ है जब लिक्विडिटी बफर स्ट्रांग हो और फंडिंग मिक्स बैलेंस्ड हो। क्रेडिट साइकिल रिस्क ऑटो एनबीएफसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑटो फाइनेंस बिजनेस में क्रेडिट साइकिल 4 फेजेस से गुजरता है: एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और रिकवरी। एक्सपेंशन फेज में व्हीकल डिमांड स्ट्रांग रहती है, फ्रेट रेट्स बेहतर होते हैं और बोरोवर्स की रीपेमेंट कैपेसिटी भी अच्छी रहती है। पीक के बाद स्लो डाउन आता है, व्हीकल डिमांड वीक हो सकती है और ऑपरेटर्स की प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आ सकती है। कॉन्ट्रैक्शन फेज में डिफॉल्ट्स और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने का रिस्क रहता है। रिकवरी फेज में डिमांड, कलेक्शंस और एसेट क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं। स्लाइड के हिसाब से ऑटो एनबीएफसी क्रेडिट साइकिल हिस्टोरिकली पीक से लोएस्ट फेज तक अराउंड 1 से 3 ईयर्स तक चल सकता है। मेन पॉइंट ये है कि ऑटो एनबीएफसी को वैल्यू करते टाइम क्रेडिट साइकिल की टाइमिंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकिल गलत पढ़ा तो वैल्यूएशन भी गलत हो सकती है। Why NBFCs are valued on price to book value? NBFCs को यूजुअली P/BV मल्टीपल पे वैल्यू किया जाता है, क्योंकि इनका बिजनेस बैलेंस शीट ड्रिवन होता है। P/BV बताता है कि मार्केट कंपनी की नेट एसेट वैल्यू के कंपैरिजन में कितना वैल्यू दे रहा है। अगर बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी अच्छी है और ग्रोथ विजिबल है, तो P/BV मल्टीपल हायर हो सकता है।
NBFCs मेनली लोन्स और लीजेस जैसे फाइनेंशियल एसेट से इनकम जनरेट करते हैं, इसलिए सिर्फ अर्निंग्स बेस्ड PE देखना इनफ नहीं होता, क्योंकि अर्निंग्स क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजंस, राइट ऑफ्स और इंटरेस्ट रेट चेंजेस से फ्लक्चुएट कर सकती है। P/BV के की ड्राइवर्स हैं ROE, AUM ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और क्रेडिट साइकिल पोजीशन। लो NPAs, स्ट्रॉन्ग प्रोविजनिंग और सस्टेनेबल ग्रोथ वाली कंपनीज प्रीमियम वैल्यूएशन डिजर्व कर सकती हैं। जनरली वेल मैनेज्ड क्वालिटी NBFCs का P/BV मल्टीपल अराउंड 1.5 टाइम्स टू 2.5 टाइम्स तक रह सकता है। मेन पॉइंट ये है कि NBFC वैल्यूएशन में बैलेंस शीट क्वालिटी, रिटर्न प्रोफाइल और एसेट रिस्क सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। पीयर वैल्यूएशन स्नैपशॉट में हमें ये समझना है कि मार्केट हर फाइनेंस कंपनी को सेम वैल्यूएशन नहीं देता। यहाँ वैल्यूएशन P/BV मल्टीपल के बेसिस पे कंपेयर हो रहा है। P/BV बताता है कि मार्केट कंपनी की बुक वैल्यू यानी नेटवर्थ के कंपैरिजन में कितना प्राइस दे रहा है। श्रीराम फाइनेंस अराउंड 2.2 टाइम्स FY27 ई एडजस्टेड बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ये ब्रॉडर व्हीकल फाइनेंस प्लेयर से प्रीमियम वैल्यूएशन है। इस प्रीमियम का रीज़न है श्रीराम की इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी, डाइवर्सिफाइड लोन बुक और यूज्ड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग बिजनेस पोजीशन। यूज्ड CV सेगमेंट में श्रीराम की कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, ब्रांच नेटवर्क, रिकवरी सिस्टम और व्हीकल वैल्यूएशन एक्सपीरियंस इसे एडवांटेज देते हैं। दूसरी तरफ ब्रॉडर व्हीकल फाइनेंस NBFCs अराउंड 1.1 टाइम्स FY24 ई एडजस्टेड बुक वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। ये लोअर वैल्यूएशन इसलिए है क्योंकि व्हीकल फाइनेंस बिजनेस में क्रेडिट साइकिल रिस्क ज़्यादा होता है। व्हीकल डिमांड स्लो हो सकती है, फ्रेट रेट्स चेंज हो सकते हैं और बोरोवर रीपेमेंट कैपेसिटी प्रेशर में आ सकती है। चार्ट में बजाज फाइनेंस का मल्टीपल सबसे हाई दिख रहा है क्योंकि मार्केट उसे हाई ग्रोथ कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी की तरह वैल्यू करता है। चोलामंडलम भी प्राइम सेगमेंट में दिखाई देता है। मेन लर्निंग ये है कि P/BV मल्टीपल सिर्फ एक नंबर नहीं है। हायर मल्टीपल तभी जस्टिफाई होता है जब कंपनी की एसेट क्वालिटी स्ट्रांग हो, ग्रोथ विजिबल हो, क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में हो और बैलेंस शीट रिस्क मैनेजेबल हो। कंक्लूजन में इंडियन NBFC सेक्टर का इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव क्लियर होता है। पहला पॉइंट है स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी। इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी भी बढ़ रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अंडरसर्व्ड कस्टमर्स तक लेंडिंग पहुंचने से सेक्टर को मल्टी ईयर ग्रोथ रनवे मिलता है। स्लाइड के हिसाब से NBFC सेक्टर में AUM ग्रोथ रनवे अराउंड 11 to 13% CAGR रह सकता है। दूसरा पॉइंट है अर्निंग्स में साइकिल बेस्ड अप्स एंड डाउन्स। NBFC बिजनेस में क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल नहीं रहती। इकोनॉमिक साइकिल खराब हो, कलेक्शन वीक हो या एसेट क्वालिटी प्रेशर आए तो प्रॉफिट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। इसलिए इन्वेस्टर को सिर्फ लोन ग्रोथ नहीं देखनी चाहिए, एसेट क्वालिटी ट्रेंड, क्रेडिट कॉस्ट डायरेक्शन और साइकिल पोजीशनिंग भी ट्रैक करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है क्वालिटी कमांड्स प्रीमियम। स्ट्रॉन्ग ROA बिजनेसेस, डाइवर्सिफाइड लोन बुक और स्ट्रॉन्ग फंडिंग एक्सेस वाली कंपनीज प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर सकती हैं। स्लाइड के हिसाब से क्वालिटी प्लेयर्स अराउंड 2 to 3 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर सकते हैं, जबकि वीकर पीयर्स अराउंड 1 to 1.5 टाइम्स बुक वैल्यू पे रह सकते हैं। चौथा पॉइंट है बेस्ट पोजीशन प्लेयर्स। बेस्ट प्लेयर्स वही हैं जिनकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रांग है, कंसंट्रेशन रिस्क कम है, क्रेडिट कॉस्ट 1.5% से नीचे नॉर्मल हो रहा है, फंडिंग सोर्सेज बैलेंस्ड हैं और कोई सिंगल सोर्स टोटल बोरोइंग का 25% से ज़्यादा नहीं है। साथ ही सस्टेन्ड ROE 15% प्लस होना भी इम्पॉर्टेंट है। फाइनल व्यू ये है कि इंडियन NBFC सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग है, लेकिन बेस्ट इन्वेस्टमेंट वही कंपनी बनती है जिसके पास एसेट क्वालिटी, फंडिंग स्टेबिलिटी, कैपिटल स्ट्रेंथ और रिस्क कंट्रोल साथ साथ हो। आज के पार्ट 3 के साथ हमारी इंडियन NBFC सेक्टर सीरीज कंप्लीट होती है। इस पार्ट में हमने लार्ज NBFC प्लेयर्स, व्हीकल फाइनेंस कंपटीशन, गोल्ड लोन लीडर्स, सेगमेंट वाइज मार्केट शेयर और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझा। हमने ये भी देखा कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स वीकर प्लेयर्स से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और RBI रेगुलेशन सेक्टर को ज़्यादा डिसिप्लिन बना रहा है। इसके बाद हमने लिक्विडिटी रिस्क, ALM रिस्क, क्रेडिट साइकिल रिस्क, P/BV वैल्यूएशन फ्रेमवर्क और पीयर वैल्यूएशन स्नैपशॉट को कवर किया। मेन लर्निंग ये है कि NBFC सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ लोन बुक ग्रोथ देखना इनफ नहीं है। इन्वेस्टर को एसेट क्वालिटी, क्रेडिट कॉस्ट, फंडिंग स्टेबिलिटी, कैपिटल स्ट्रेंथ
पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और ROE भी साथ में देखना चाहिए। क्वालिटी कंपनीज प्रीमियम वैल्यूएशन डिजर्व करती हैं क्योंकि उनके पास बेटर रिस्क कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी होती है। अगर ये सीरीज यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट सेक्टर आप कौन सा समझना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्टर में एक नए इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के साथ।